हाँ हेलो दोस्तों, आज हम सभी लोग पढ़ेंगे ग्लोब के बारे में। और ग्रह और उपग्रह के बारे में आपको बता दिए थे। और भूगोल, ज्योग्राफी जो शब्द सबसे पहले दिया था वह इरेटोस्थनीज नामक वैज्ञानिक ने दिया था एक। और बात किया जाए भूगोल का जो जनक की उपमा दी गई जिसको, अर्थात भूगोल का जो जनक है वह कौन है? हिकेटियस है। और ज्योग्राफिया शब्द सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने दिया था। अब आगे आते हैं हम ग्लोब की बात की। सबसे पहले जाने ग्लोब क्या है। क्या ग्लोब किसे कहते हैं, ग्लोब होता क्या है? तो बात किया जाए ग्लोब होता क्या, किसे कहते हैं? पृथ्वी के प्रतिरूप को ही क्या कहते हैं? हम ग्लोब कहते हैं। पृथ्वी के प्रतिरूप को ग्लोब कहते अर्थात पृथ्वी के प्रतिरूप को ही हम क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। बात करें पृथ्वी जो है हमारी इतनी बड़ी है, और बात करें जाए सेम टू सेम जिस प्रकार से जैसे हमारी पृथ्वी है, सेम टू सेम उसी प्रकार का एक प्रतिरूप जो है पृथ्वी के आकार का ही ग्लोब बना दिया गया है। जिस प्रकार हमारी पृथ्वी सभी महासागर महाद्वीप स्थित हैं, 7 महाद्वीप 5 महासागर जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी पर स्थित है, उसी प्रकार से जो ग्लोब बनाया गया है वह एक पृथ्वी का प्रतिरूप ही होता है। उसी प्रकार से ग्लोब पर भी 7 महाद्वीप और 5 महासागर को अंकित किया गया है। ग्लोब इसलिए बनाया गया कि हम इसको आसानी से कहीं ले जा सकते हैं और कहीं से ले आ भी सकते हैं, आसान के लिए बनाया गया। और बात के विश्व का जो सबसे पहले ग्लोब बनाए थे, विश्व का जो सबसे पहले ग्लोब बनाने वाला जो वैज्ञानिक था उसका नाम था मार्टिन बेहम। नाम क्या था उसका? मार्टिन बेहम था, जो 1492 ईस्वी में बनाया था। तो विश्व का यहाँ हो गया विश्व का सबसे पहले ग्लोब बनाया। विश्व का सबसे पहले ग्लोब किसने बनाया? मार्टिन। नाम क्या था उसका? मार्टिन बेहम। नाम क्या था? मार्टिन बेहम। यह 1492 में बनाए थे। कितने बनाए थे? 1492 ईस्वी में बनाए थे। और यह जो थे कोपरनिकस के सिद्धांत से प्रभावित होकर के ये जो है विश्व के ग्लोब बनाए थे। कोपरनिकस बताते थे कि जो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं वह क्या है? चपटे हैं, कुछ ध्रुवों पे चपटे हैं, लेकिन उन्होंने बाद में बताया कि नहीं, वह क्या है? गोलाकार हैं। और बात किया गया तो इन्होंने क्या किया, जो कोपरनिकस जो सिद्धांत अपना दिए थे उनसे प्रभावित होकर के मार्टिन बेहम जो थे 1492 ईस्वी में विश्व का सबसे पहला ग्लोब बनाए थे। और बात किया जाए इस ग्लोब पर जो है अक्षांश और देशांतरों को भी दर्शाया गया। इस ग्लोब पे जितने भी अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं जितनी भी है, सब काल्पनिक रेखा, एक सही का पृथ्वी पे नहीं खींची गई है। वैज्ञानिकों ने सिर्फ सुविधा के लिए मान लिया है, सिर्फ कल्पना कर ली है कि इस पे यहाँ से इतनी डिग्री पे अक्षांश रेखा इतना है, इतने डिग्री पे देशांतर रेखा इतने पे है। तो वैज्ञानिकों ने अपनी सुविधा के लिए मान लिया। अभी आपको डिटेल से उसके बारे में बताया जाएगा कि अक्षांशों से हम क्या पता करते हैं, देशांतरों से हम क्या पता करते हैं, तो बताया जाएगा। तो ग्लोब क्या था? पृथ्वी के प्रतिरूप को ही हम क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। ग्लोब जो विश्व का सबसे पहले बनाए थे वह मार्टिन बेहम बनाए थे 1492 ईस्वी में। चलिए आगे चलते हैं। अब हम सभी लोग आगे पढ़ेंगे ग्लोब क्या था, ग्लोब किसने बनाया था, तो हम जान लिए। अब ग्लोब के अंतर्गत पढ़ेंगे हम अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती क्या है? बात की अक्षांश रेखा या अक्षांश रेखाएं कह सकते हैं। तो अक्षांश रेखाएं होती क्या है, किसे कहते हैं? वह काल्पनिक रेखाएं। सबसे पहले एक चीज और जान लीजिए कि यह क्या है? ग्लोब है। यह क्या है? ग्लोब।
ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने वाली एक रेखा होती है जिसका नाम होता है 0 डिग्री। इसका नाम क्या है? भूमध्य रेखा। क्या नाम है? भूमध्य रेखा। या इसी का दूसरा नाम है विषुवत रेखा भी इसको कहा जाता है। विषुवत रेखा भी इसी को कहा जाता है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। विषुवत रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती। किसको? गोला। यह क्या है? गोला। क्या है? गोला है। जब इस गोला को दो भागों में बांट देंगे तो क्या हो जाएगा? गोलार्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोलार्ध। गोले के आधे भाग को क्या कहेंगे हम? गोलार्ध कहते हैं। तो पहले गोला था, इसको अब गोलार्ध हो गया। क्या हो गया? गोलार्ध। क्या हो गया? गोलार्ध। ये भी गोलार्ध हो गया। अंतर क्या है कि यह जो है उत्तरी, ऊपर कहते हैं उत्तरी ध्रुव, उत्तरी, और नीचे कौन सा दिशा होता है? दक्षिणी दिशा। कौन सी होती? दक्षिणी। और इधर क्या होता है? पश्चिमी होता है, पश्चिम होता है। और इधर क्या होता है? पूरब होता है। क्या है? पूरब। अब बात किया जाए ऊपर, अगर ऊपर आधा वाला हिस्सा उत्तर साइड में, इसलिए इसको उत्तरी गोलार्ध कहा गया। और यह नीचे वाले हिस्से में, इसलिए इसको दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। गोला के आधे भाग को काट देंगे तो उसको क्या पढ़ेंगे? गोलार्ध, माने गोला धन अर्ध। गोले का आधा भाग, गोला प्लस अर्ध, ये न, गोला प्लस अर्ध, माने गोला के अर्ध भाग को ही हम क्या कहेंगे? गोलार्ध कह देते हैं। अब बात किया जाए, यही भूमध्य रेखा इसको दो बराबर डिवाइड में कर देती भागों में। अब बात किया जाए भूमध्य रेखा के समानांतर जितनी भी उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में जितनी भी रेखाएं खींची जाती हैं, ऐसे ऐसे जितनी भी खींची जाती हैं, यह सब अक्षांश रेखाएं होती हैं। ये सब क्या है? जितनी भी खींची गई हैं पश्चिम से पूरब दिशा में भूमध्य रेखा की समांतर सभी अक्षांश रेखाएं होती हैं। जान लीजिए सबसे पहले क्या होता है? अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? वह काल्पनिक रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समानांतर उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिम से पूरब दिशा में खींची जाती हैं। वह काल्पनिक रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समानांतर पश्चिम से पूरब दिशा में खींची जाए। एक चीज याद है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में खींची जाती। तो आप इस प्रकार से बता सकते हैं वह काल्पनिक रेखा, वह काल्पनिक जरूर लगाएंगे क्योंकि ये काल्पनिक रेखाएं सही नहीं खींची गई, मान लिया गया। वह काल्पनिक रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समानांतर, जो भूमध्य रेखा के समानांतर या समांतर उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में खींची जाए, वह क्या होती हैं? अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो बात करें अक्षांश रेखाओं की जो संख्या होती, कितनी होती? टोटल 180। संख्या की बात किया जाए इनकी तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 180 अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है। 0 से नीचे 90 और 0 से ऊपर 90। बात किया जाए 0 के बाद क्या है? 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे करते करते कहाँ जा जाएगा? 90 अंश। ऐसे नीचे 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे डाट डाट करते करते कहाँ ले आ जाएगा? 90 अंश। तो 0 के ऊपर 90, 0 के नीचे 90, 90 कितना होता है? 180। तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती? 180 भूमध्य रेखा को छोड़कर, याद रहे, भूमध्य रेखा को छोड़कर, भूमध्य रेखा को छोड़कर टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 180 होती है। अगर भूमध्य रेखा को हम जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगा? अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 हो जाएगी, क्योंकि भूमध्य रेखा भी एक अक्षांश रेखा है। अब यहाँ आते हैं नोट में, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लिख दीजिए नोट में कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा का नाम क्या है? भूमध्य रेखा। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा का नाम क्या है? भूमध्य रेखा, या इसी का नाम है विषुवत रेखा।
तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा का नाम क्या है? भूमध्य रेखा। अब बात करें अक्षांश रेखाओं के मध्य की जो दूरी होती है, यह जो अक्षांश रेखा के बीच की दूरियां हमेशा बराबर होती हैं, याद रहे। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरियां क्या होती हैं? हमेशा बराबर होती हैं। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरियां क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरियां क्या होती हैं? हमेशा बराबर होती हैं। लेकिन भूमध्य रेखा से उत्तर, भूमध्य रेखा के दक्षिण जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाइयां कम होती जाती है, परंतु इनके बीच की दूरी बराबर होती है। तो प्रत्येक अक्षांश के बीच की दूरी जो होती 111 किलोमीटर होती है। तो अक्षांश के बीच की दूरियां कितनी होती है? 111 किलोमीटर, km 111 किलोमीटर होती है, याद रहे। तीसरा पॉइंट यहाँ, अक्षांशों के बीच की दूरी, अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। प्रत्येक अक्षांश के बीच की दूरियां कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। और प्रत्येक अक्षांश के बीच की दूरी को हम कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्येक अक्षांश के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? हम कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? कटिबंध। क्या कहते हैं? कटिबंध। प्रत्येक अक्षांश के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। तीसरा पॉइंट विशेषता, दूसरा, तीसरा, चौथा है, प्रत्येक अक्षांश के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? हम कटिबंध कहते हैं। और एक चीज और याद रहे कि हम अक्षांश रेखाओं से किसी देश के स्थिति के बारे में बताते हैं कि कौन सा देश कितने डिग्री अक्षांश से लेकर के कितने डिग्री अक्षांश के बीच में स्थित है। तो अक्षांश रेखाओं से हम देश की स्थिति के बारे में पता लगाते हैं। और प्रत्येक अक्षांश के बीच की दूरी 100 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, और प्रत्येक अक्षांश के बीच की जो दूरी को क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। और भूमध्य सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा का नाम है वह कौन है? भूमध्य रेखा है। क्या है? भूमध्य रेखा। और विशेषता क्या है? भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव, भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाइयां कम होती जाती है। तो इस प्रकार अक्षांश रेखा के बारे में पढ़ लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब आगे चला जाए देशांतर रेखा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो है देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब आते हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? सबसे पहले इनके बारे में हम जानेंगे। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? वह काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हुई खींची जाए, उन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। वह काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हुई खींची जाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। आइए समझते हैं चित्र के माध्यम से। मान लीजिए ग्लोब है, यह क्या है? ग्लोब है। पृथ्वी, मान लीजिए पृथ्वी का प्रतिरूप है। ऊपर कौन सी दिशा होती है? उत्तरी ध्रुव। क्या होती है? नॉर्थ पोल, अंग्रेजी में कहते हैं इसको नॉर्थ पोल। शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, एन फॉर नॉर्थ, पी फॉर पोल। नॉर्थ पोल माने उत्तरी ध्रुव। और नीचे क्या कहते हैं? साउथ माने दक्षिणी। यस माने साउथ, और पी माने पोल माने ध्रुव होता है, तो दक्षिणी ध्रुव हो गया। अभी हमने आपको बताया उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाती हुई रेखाएं खींची जाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। ये जितनी खींची जा रही सब देशांतर रेखाएं हैं, सब देशांतर रेखाएं। यह एक 0 डिग्री है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसका नाम क्या है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। और इसका नाम और है, इसका नाम और भी है प्रधान रेखा। क्या नाम है? प्रधान रेखा, या मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। मध्याह्न भी रेखा कहते हैं, या ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है इसको। क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा कहते हैं, क्योंकि
यह जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वह जो ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, जो यूरोप महादेश में रहता है ब्रिटेन, उसकी राजधानी लंदन जो है, तो लंदन में एक स्थान है ग्रीनविच, ग्रीनविच स्थान है, वहीं से 0 डिग्री देशांतर रेखा होकर के आती है, इसलिए उसका नाम, इस रेखा का नाम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं इसको। और जो है ग्रीनविच रेखा हो गई, या इसी को 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं। अब आगे आते हैं देशांतर रेखा होती क्या, इसकी परिभाषा की बात किया जाए तो वह काल्पनिक रेखाएं, वह काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ग्लोब में उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हुई खींची जाए, अर्थात वह काल्पनिक रेखाएं जो ग्लोब की बात किया जा रहा है, तो वह काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हुई खींची जाए, उन्हें हम क्या कहेंगे, देशांतर रेखा कहते हैं। संख्या की बात की, देशांतर रेखाओं की जो संख्या होती कितनी होती, 360 होती, कितनी होती है, 360 होती है। तो देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 360 होती है। और बात किया जाए प्रत्येक देशांतर, भूमध्य रेखा यह है 0 डिग्री, क्या है इसका नाम, क्या है, भूमध्य रेखा। बात किया जब प्रत्येक देशांतर के मध्य की दूरी को गोरे कहते हैं, तो जो देशांतर के बीच की दूरी, इसको क्या कहेंगे हम, गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। और देशांतरों की एक चीज और याद रहे, यह जो देशांतर रेखा है भूमध्य रेखा को जहां जहां काट रही हैं, हमेशा इनके बीच की दूरियां बराबर रहती हैं, याद रहे। भूमध्य रेखा को जहां जहां देशांतर रेखाएं काटती हैं वहां बीच की दूरी है, जितनी दूरी है यहाँ से रहेगी, उतनी दूरी है भी रहेगी, उतनी दूरी यहाँ से रहेगी, दूरियां हमेशा बराबर होती हैं। इसलिए भूमध्य रेखा पे जहां जहां देशांतर रेखा काटते हैं उनके बीच की दूरी कितनी होती, 111.2 किलोमीटर होती है। भूमध्य रेखा को जहां देशांतर रेखा प्रतिच्छेद करती, जहां काटती है, वह बीच की दूरियां आपस में बराबर होती हैं वहां वह स्थान की, और इसलिए उनकी बीच की दूरियां कितनी होती, 111.2 किलोमीटर होती है। तो एक चीज याद रहे, हाँ, तो हमेशा ये दूरी कितना होती है इनकी, 111.2 किलोमीटर होती है। और प्रत्येक देशांतर के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। प्रत्येक देशांतर के बीच की दूरी, प्रत्येक देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं, गोरे कहा जाता है। प्रत्येक देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, हम गोरे कहते हैं। और एक चीज और याद रहे नोट में कि हम देशांतर रेखाओं से समय का निर्धारण करते हैं। देशांतर से क्या करते हैं, देशांतर रेखा से समय का निर्धारण माने हम देशांतर रेखाओं से समय बताते हैं कि किस देश में कितना बज रहा होगा। और एक चीज और याद रहे, ये जो मानक समय, अंतरराष्ट्रीय मानक समय है, इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से इधर जाएंगे तो समय बढ़ता है, इसीलिए यहाँ से अगर आगे जाएंगे तो समय बढ़ता है। इसीलिए हमारे भारत का जो समय मानक, जो भारत का हमारा समय 5.5 घंटा क्या है, आगे है। ग्रीनविच रेखा से हमारा भारत का जो समय है 5.5 घंटा आगे। यदि मान लिया जाए यहाँ ग्रीनविच रेखा पर यदि 3 बज रहा है
तो हमारे भारत में कितने बजेगा? 8:30 बजे, क्योंकि इसी में 5.5 घंटा हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 8:30 बजेगा, शाम को 8:30 बजे, सॉरी 8:30 बजेगा, क्योंकि ग्रीनविच रेखा से हमारा भारत का मानक समय कितना ज्यादा है? 5.5 घंटा ज्यादा है। यदि ग्रीनविच रेखा पे 3 बज रहा है तो 5.5 इसे हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 8:30 बजेगा भारत में हमारे। तो देशांतरों से हम क्या करते हैं? समय का निर्धारण करते हैं, और यहाँ इनके बीच की दूरी जहां जहां देशांतर काट रहे हैं भूमध्य रेखा पे 111.2 किलोमीटर होती है, और प्रत्येक देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? हम गोरे कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं, भूमध्य रेखा के बारे में बताया जाए। और आगे चलते हैं हम सभी लोग। देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा के बारे में हमने डिटेल्स जान लिया, किसे कहते हैं, इनसे किसकी पता लगा, किसका पता करते हैं। देशांतर रेखाओं से हम समय का निर्धारण करते हैं, देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। भूमध्य रेखा को जहाँ जहाँ पर देशांतर रेखा काटती है वहाँ उनकी बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, और इनकी जो दूरी होती है बीच की 111.2 किलोमीटर होती है। और देशांतरों से हम समय का निर्धारण करते हैं। देशांतर रेखा कहते किसे थे? वह काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हुई खींची जाए, उन्हें हम देशांतर रेखा कहते हैं। और एक चीज और याद रहे कि हमेशा भूमध्य रेखा से जैसे ऊपर जाते हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाते, देशांतरों के बीच की दूरियां कम होती जाती है। एक समय ऐसा आता है कि वह देशांतर रेखाएं एक बिंदु बना लेती है, माने एक पॉइंट पे जाके मिल जाती हैं। उसी प्रकार से उत्तरी ध्रुव पर होता है, उसी प्रकार से दक्षिणी ध्रुव पर भी होता है। तो और बात की अक्षांश रेखा के बारे में आपको बता दिया गया था कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। अक्षांश रेखा कहते किसे थे? भूमध्य रेखा के समानांतर उत्तरी तथा दक्षिण, वह काल्पनिक रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समानांतर उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध दोनों में खींची जाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और ये पश्चिम से पूर्व दिशा में खींची जाती हैं। और अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती थी? 180 भूमध्य रेखा को छुड़ाकर। अगर भूमध्य रेखा को जोड़ देंगे तो 181 हो जाए। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा भी एक अक्षांश रेखा होती है। बात किया जाए सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा होती है वह कौन सी होती है? भूमध्य रेखा, जिसका नाम विषुवत रेखा है। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री से दर्शाते हैं। और बात कीजिए ग्लोब के बारे में आपको बता दिया। ग्लोब होता क्या? ग्लोब जो होता था पृथ्वी के प्रतिरूप को ही ग्लोब कहा जाता था। और जो विश्व का सबसे पहले ग्लोब बनाए थे वह मार्टिन बेहम थे, जो 1492 ईस्वी में बनाए थे। वह कोपरनिकस के सिद्धांत से प्रभावित होकर के इन्होंने बनाए थे। अब आगे आते हैं, हम लोग पढ़ेंगे। और एक चीज और है, अक्षांश रेखाओं से हम किसी देश के स्थिति के बारे में पता लगाते हैं कि कौन सा देश कितने अक्षांश से कितने अक्षांश के बीच में, माने कितने डिग्री अक्षांश से लेकर के कितने डिग्री अक्षांश के मध्य स्थित है, जबकि हम देशांतर रेखाओं से समय का निर्धारण करते हैं। तो चलते हैं आगे दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे हम चलते हैं भूमध्य रेखा। बच्चा ये क्या होती क्या है? भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? भूमध्य या विषुवत रेखा? विषुवत या भूमध्य रेखा कहते किसे हैं? इसको 0 डिग्री से लिखते हैं, है ना। तो भूमध्य रेखा कहते किसे हैं? कि वह काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांट दे। वह काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है उसको हम ग्लोब कहते हैं, सॉरी उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं। और ये पश्चिम से पूर्व दिशा में खींची जाती है। तो वह काल्पनिक रेखा, वह काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। वह काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है उसे हम क्या कहेंगे? विषुवत रेखा कहते हैं। और इसे हम 0 अंश से लिखते हैं या इसको 0 डिग्री भी पढ़ते हैं। और ये पश्चिम से पूर्व दिशा में खींची जाती है। तो ये था भूमध्य रेखा के बारे में। देशांतर रेखा क्या होती है और जो है भूमध्य अक्षांश रेखा क्या होती है, इसके बारे में हमने डिटेल से बता दिया। अब चलते हैं
कर्क और मकर रेखा क्या होती है, आर्कटिक वृत्त क्या होता है, अंटार्कटिक वृत्त क्या होता है, इसके बारे में चलते हैं। तो आगे चला जाए। तो आगे हम चलते हैं, सभी लोग चित्र के माध्यम से सबको समझा जाएगा। तो यह भूमध्य रेखा, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। यह क्या है, भूमध्य रेखा। इसका नाम दूसरा विषुवत रेखा भी है। भूमध्य रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री 23.5 अंश 23.5 अंश पे कौन सी रेखा होती, कर्क रेखा। कौन सी रेखा होती दोस्तों, कर्क रेखा। इसको कौन सी रेखा कहते हैं, कर्क रेखा। अब एक चीज याद रही है, उत्तर आपसे प्रश्न आ जाए कि कर्क रेखा किस गोलार्ध में स्थित, आप बताएंगे उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि 0 डिग्री भूमध्य रेखा जो है वो 0 डिग्री के ऊपर उत्तरी गोलार्ध, 0 डिग्री के नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। तो अब 23.5 अंश के ऊपर एक 66.5 अंश होता है, इसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त। क्या कहते हैं, आर्कटिक वृत्त या रेखा भी कहते हैं। आर्कटिक वृत्त या रेखा, वृत्त को रेखा भी कहते हैं। तो 66.5 और ऊपर कौन सा 90 डिग्री, इसको क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव या ध्रुव कहते हैं। उत्तरी, इसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं, नॉर्थ पोल अंग्रेजी में। अब आएंगे 0 डिग्री भूमध्य रेखा के नीचे आएंगे तो आता 23.5 अंश, ये भी 23.5 अंश होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कर्क रेखा हो मकर रेखा हो, आपको दिशा बताएगी। नॉर्थ रहेगा तो उत्तर में कर्क रेखा हो जाएगी। अभी हम प्रश्न आपको बना रहे हैं, कैसे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आप सभी लोगों का। तो आगे चलते हैं। 23.5 डिग्री जो, इसको क्या कहेंगे हम, मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, मकर रेखा। और इसके नीचे होता है 66.5 डिग्री, इसको पढ़ते हैं अंटार्कटिक वृत्त। क्या करते हैं, अंटार्कटिक वृत्त। क्या कहते हैं, अंटार्कटिक वृत्त, या इसको रेखा भी कहते हैं। और नीचे जो दक्षिण में होता है 90 अंश, इसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव अर्थात नॉर्थ पोल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव या नॉर्थ पोल कहते हैं हम सभी लोग इसको। अब आते हैं आगे, अंटार्कटिक वृत्त हो गया 0 डिग्री ऊपर 23.5 डिग्री। 23.5 को ऐसे भी लिख सकते हैं 23.30 ऐसे भी डिग्री, 23.5 डिग्री ऐसे भी लिख सकते हैं। 23.5 डिग्री को ऐसे भी लिख सकते हैं 23.30 अंश। 23.5 डिग्री ऐसे भी इसको पढ़ेंगे 23.5 डिग्री। दोनों में से चाहे जिसे लिखे, दोनों सेम टू सेम है। और 0 डिग्री के ऊपर जाएंगे तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 66.5 डिग्री जो है आर्कटिक वृत्त रेखा या वृत्त या रेखा कहते हैं। और 0 डिग्री नीचे आएंगे 23.5 डिग्री मकर रेखा, 66.5 डिग्री अंटार्कटिक वृत्त या रेखा कहते हैं। अब यहाँ प्रश्न आता है, पूछ देगा अब आपको दिशा, जैसे हमें आप कुछ प्रश्न लिख रहे हैं, आप समझिएगा ध्यान से। 23.5 अंश नॉर्थ। अब आपसे कोई प्रश्न कर दिया कि यह जो है कौन सी रेखा है, नॉर्थ, या आपको एक दिशा बताएगा। नॉर्थ माने कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा होती है, अर्थात उत्तर दिशा 23.5, उत्तर दिशा में यह 23.5 का नाम क्या है, कर्क रेखा। अर्थात ये कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। ये पूछा दे, पेपर में पूछा था एक बार। और 23.5 डिग्री अगर यस लिख दिया तो इसका मतलब साउथ, यस माने साउथ, यस माने क्या हो गया, साउथ माने दक्षिण, दक्षिण माने दक्षिणी गोलार्ध में। तो 23.5 मतलब इसके बारे में पूछ रहा है तो कौन सी रेखा हो जाएगी, मकर रेखा। क्या हो जाएगी, मकर रेखा। ऐसे इसको पूछ दिया कि 66.5 अंश नॉर्थ माने उत्तर में 66.5 अंश, तो इसको हम क्या कहेंगे, आर्कटिक वृत्त होगा। कौन होगा, आर्कटिक वृत्त या रेखा, आर्कटिक रेखा। कह दिया 66.5 अंश साउथ, इसको क्या कहेंगे तब, अंटार्कटिक रेखा कहेंगे, तब इसको अंटार्कटिक रेखा कहते। इतना याद है दोस्तों। कंफ्यूजन वाला प्रश्न जो था हमने आपको
डिटेल में बता दिया। अब उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा आगे चल करके, नहीं तो देख लीजिए इसी में बता दे रहे हैं। भूमध्य रेखा का नाम आप देख रहे हैं। भूमध्य रेखा को एक नदी भारत की है, माही नदी। माही नदी, माही नदी जो भारत की एक नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। एक कहाँ की नदी है? भारत की। कहाँ की नदी है? भारत की नदी माही नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। उसके बाद आता है, सॉरी दोस्तों, एक कर्क रेखा को काटती है। कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती, कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। उसके बाद भूमध्य रेखा को एक नदी है, भूमध्य रेखा को एक नदी है, यहां तीर बना के लिख दे रहे हैं। तो भूमध्य रेखा को एक नदी जिसका नाम है कांगो। क्या नाम है? कांगो। कांगो या इसी को जायरे भी कहा जाता है। कांगो या जायरे नदी, यह अफ्रीका की नदी है। कहाँ की है? अफ्रीका की नदी है। अफ्रीका की नदी कांगो या जायरे, इसी का नाम, चाहे कांगो एक गणराज्य जो वहाँ का है, कांगो या जायरे दोनों में से एक ही बताइएगा, माने इसका दूसरा नाम यही है, कांगो या जायरे कहिए। तो ये अफ्रीका की नदी है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, अफ्रीका महाद्वीप की नदी है भूमध्य रेखा। अब आते मकर रेखा। तो मकर रेखा को एक नदी 2 बार काटती है, मकर रेखा। इस मकर रेखा को 2 बार नदी काटती है जिसका नाम है लिम्पोपो। लिम्पोपो, लिम्पोपो नदी है। कहाँ है? ये भी अफ्रीका में है, ये भी अफ्रीका में है, ये अफ्रीका में है। तो मकर रेखा को जो है लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है, और भूमध्य रेखा को कांगो या जायरे नदी 2 बार काटती है, और कर्क रेखा को यह हमारे भारत की एक नदी माही नदी जो 2 बार काटती है। और लिम्पोपो जो नदी है दक्षिणी अफ्रीका में पड़ता है, और जो कांगो या जायरे जो नदी है उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। ये थोड़ा याद रहे। तो इस प्रकार नदी जो जिस रेखा काट रही थी, इस प्रकार से हम डिटेल से आपको बता दिए हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको नेक्स्ट वीडियो में और आगे पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, मित्रों को भी करिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।